प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, मुमताज अली, दीनबंधु मित्र और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका विकल्प 3 हो गया, दीनबंधु मित्र हो गया जो। ठीक है, नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे 1858-59 में दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक लेखक के छद्म नाम से 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। इसके जो फरवरी नील विद्रोह बंगाल में 1859 में नील विद्रोह हुआ था, जिसमें किसानों ने ब्रिटिश राज के अंतर्गत शोषणकारी नील के खेतों को मना कर दिया था। उसका जो है इसमें जो है यह विवरण है, इसमें आप देख सकते हैं। तो नील मेन है यहाँ पर कि नील दर्पण जो पुस्तक है इसके जो है लेखक जो है यह कौन है। तो इस नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं यह हो गए आपके दीनबंधु मित्र हो गए जो है। ठीक है, यह जो है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कब जो है 1858-59 में जो है यह लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है। नील दर्पण यह एक बंगाली नाटक है, यह क्या है, एक बंगाली नाटक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आपका उत्तर हो गया विकल्प 3। अब देखते हैं शेष विकल्पों को। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर को देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार एवं संस्थापक थे। ठीक है, और यह जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के स्थापना में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ईश्वरचंद, फिर देखें ईश्वरचंद विद्यासागर को। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है आप जानते हैं कि इनके प्रयास से, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 लागू किया गया, ये इन्हीं के प्रयास से आया था। अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास और उड़ीसा। आप जानते हैं कि वर्तमान में 25 जो है उच्च न्यायालय हो गए। तो यह जो अंडमान निकोबार है यह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है जो है। इसमें अब देखेंगे तो जैसे पश्चिम बंगाल का हो गया और अंडमान निकोबार का, यह जो है मुख्यालय यहाँ जो उच्च न्यायालय का जो मेन पीठ है वो अवस्थित है, और इसका जो खंड पीठ है वह जो है पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो 2019 में इसका जो अमरावती बनी है उच्च न्यायालय वहाँ अवस्थित है। मद्रास का हम देखें तो यहाँ जो है तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो है यह क्षेत्र इसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय का कार्य होता है। उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है इसका जो है यह कटक में अवस्थित है, उनका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है स्वतंत्रता, सहनशील, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता भी शामिल है, संप्रभुता भी शामिल है, धर्मनिरपेक्षता, लेकिन ये जो है सहनशीलता इस शब्द का जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया जो है। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो यह ध्यान रखिएगा कि यह जो है प्रस्तावना के संबंध में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से तब का विकल्प 2 हो गया, क्लियर हो गया कि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता, संप्रभुता शामिल है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं। और 42वें संविधान का मेनली जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ इसके तहत जो है इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे, क्योंकि ये पूछता है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और केशवानंद भारतीवाद में जो है 1973 का जो केशवानंद भारतीवाद है उसमें जो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। तो ऑप्शन आप एक बार देख लें, सैयद अहमद खान, एस सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इस जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो है अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया जो है। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह जो है क्या होता, यह जो हुआ था मेनली सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के बाद जो एक सभा का आयोजन किया गया था और उसमें जो है जनरल ओ डार्नी इसमें जो लोग एकत्रित थे। और यह जो मेनली जो रॉलेट एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो जो रॉलेट एक्ट भी 1919 में पारित हुई थी तो उसके खिलाफ, और ये जो गिरफ्तारी जो हुई थी उसके खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया था कि लोगों ने का एक भीड़ जो एकत्रित हुआ था और उस पर जो जनरल ओडार ने जो है गोली चलवाई थी। और इसी कांड को हम लोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यह जो घटना हुई आपको जो है 13, यह जो घटना है आपको जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और जनरल ओडार ने इस पर जो है गोली चलवाई थी, जिसमें जो है
कितने लोगों की जो है यह जानें चली गई। तो इसी कांड को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड कहते हैं और इसे आहत होकर जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि को जो है लौटा दिया। और इतना ही नहीं, इसी समय जो है इसके लिए जो है एक हंटर समिति का जो है गठन किया। हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार ने एक जो है समिति का गठन किया जिसे हंटर समिति कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किससे संबंधित है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, ऑप्शन है बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। तो इसका जो ऑप्शन है बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, क्रिकेट आप जानते हैं कि यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल यह रूस और फ्रांस का जो है यह राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर वो क्लियर हो गया। और इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखें आप। आदि योजना और आध्यात्म तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव किस मंत्रालय के तहत जो है यह शुरू की गई है? तो इसका जो ऑप्शन है आप ये देखिए, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। यह जो है, तो इसका जो उत्तर है आपका 2 हो गया, पर्यटन मंत्रालय। यह जो पर्यटन मंत्रालय जो है, ठीक है, यह जो है आप देखें तो इसका जो है तो तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। जो इसके अगर पूर्ण रूप को देखें तो इसका जो ये 2014-15 में शुरू किया गया। और यह क्या करता है कि तीर्थ स्थलों की पहचान करता है, उसे पर्यटन को इसके माध्यम से जो धार्मिक तीर्थ स्थल है उसे जोड़कर और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका जो है मूल उद्देश्य है। ठीक है, इसके माध्यम से उस क्षेत्र का जो तीर्थ स्थान है उसका जो विकास भी किया जा रहा है और इसके तहत जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका जो है यहाँ मेनली पूछने का उद्देश्य था कि यह किस मंत्रालय के द्वारा है। तो यह आप ध्यान रखिए, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसकी शुरुआत जो हुई 2014-15 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? देखिए, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसे हम लोग प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस तरह से हम उसे बांटते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है केवल प्राथमिक गतिविधियाँ। तो प्राथमिक गतिविधियों में जो प्रकृति से डायरेक्ट संबद्ध जो गतिविधियाँ होती है वही शामिल होती हैं। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो यह जो है आपकी प्राथमिक गतिविधियाँ होगी। लेकिन जो निर्माण कार्य हो गया, उद्योगों का निर्माण, ये सब जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, तो यह जो द्वितीय क्रिया होती है। तो यहाँ जो आपका विकल्प हो गया 2, जो निर्माण जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती है या गतिविधियों में जो लोग काम करते हैं, उस काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं रेड कलर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखें कि हो सकता है कहीं पूछ दे। तो इसे साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए, क्योंकि ऑप्शन है कोयला, चावल, लोहा और कपास। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 अर्थात कपास। ठीक है, जो ये कैलिको होता है इसकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण पश्चिम भारत में ही हुई थी। ठीक है, यह जो है एक कपड़ा के नाम से यह जुड़ा हुआ है। तो यह जो है मेनली कपड़ा के नाम से जाता है। और कैलिको के जो होता है ना, कैलिको को एक सादा बुना हुआ कपड़ा होता है जो है पूरी तरह से कपास से नहीं बनाया जाता है, लेकिन यह कपास से संबंधित होता है। उसमें जो है और चीज़ मिले होते हैं। और यह कपड़ा का नाम जो है मूल निवासी केलियन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत और यूरोप के बीच कैलिको एक महत्वपूर्ण जो है वस्तु थी। अर्थात जो कपड़ा की जो बात है, तो जो कपड़े बनती थी उसको पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान जो है कैलिको के रूप में इसे ही जाना जाता था। तो इस प्रकार यहाँ जो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो कपास है, तो यह कपास क्योंकि यह एक वस्तु होती थी, जैसे कपड़ा जो निर्माण था। और यह जो 17वीं और 18वीं सदी में भारत और यूरोप में यह मेनली वस्तु के रूप में ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्न के माध्यम से हम देखें कि हम लोगों ने लगभग जो प्रश्न है उसे तो सॉल्व किए ही, साथ ही हम इससे संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्टों को जाने जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह एक्स्ट्रा जो प्रश्न जो भी एक्सप्लेन हुए हैं, यह जो है आपको अतिरिक्त प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सहायक है। तो इसलिए इस सीरीज़ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसे अपने दोस्तों के बीच जो शेयर करें और इसका जो है लाभ उठाएँ